साल 1990 महीना सितंबर का था। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और संभवतः तब सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा शुरू कर चुके थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। यादव ने साफ साफ शब्दों में आडवाणी से कह दिया था कि अगर वो रथ लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा में घुसे तो उनकी खैर नहीं। केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार का हिस्सा थी, लेकिन जब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने सालों पुराने मंडल कमीशन की कुछ सिफारिशें लागू कर दी, तब बीजेपी को समझ आया कि इस सरकार में रहने से उसका जितना राजनीतिक फायदा होगा उससे कहीं ज्यादा फायदा सरकार से हटकर होगा। लिहाजा केंद्र की सरकार में रहते हुए बीजेपी ने अयोध्या मंदिर आंदोलन को हवा देने का प्लान बना लिया। लेकिन बीजेपी के इस प्लान के साथ किसी और ने भी एक प्लान बनाया था। दूसरे प्लानर का नाम था लालू यादव। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। बिहार में आडवाणी के रथ को रोकने से पहले बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे। वो अपने फैसले के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह से बात करना चाहते थे, उनकी सहमति लेना चाहते थे, क्योंकि आडवाणी के रथ को रोकने का मतलब था, आडवाणी को गिरफ्तार करने का मतलब था कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेती और प्रधानमंत्री वीपी सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता। इस पूरे वाक्य में बहुत कुछ अनिश्चित था, लेकिन ये एकदम निश्चित था 100%। जब लालू दिल्ली पहुंचे तो तब उनकी मुलाकात तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से हुई। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सईद इन्हीं की बेटी हैं। जब मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री लालू यादव से मिले तो उन्होंने उनसे कुछ ऐसा कहा कि बिदके हुए लालू यादव उनसे बोले, आप लोगों को सत्ता का नशा चढ़ गया। आज की अपनी कहानी शुरू होती है साल 1988 के अक्टूबर महीने से। नहीं रुकिए, एक साल और पीछे चलते हैं ताकि आपके सामने एक साफ तस्वीर बने। तो साल था 1987। केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। राजीव गांधी ने अपने वित्त मंत्री वीपी सिंह को रक्षा मंत्री बनाने का फैसला किया। वीपी सिंह ने रक्षा मंत्री बनते ही अपने ही प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाक में दम कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री पर बोफोर्स घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया, या यूं कहे आरोपों की झड़ी लगा दी। उनके हवाले से रोज नए खुलासे होने लगे। कांग्रेस परेशान, राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री हैरान, सरकार की छवि दिन प्रतिदिन खराब होने लगी। लिहाजा उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया। शायद वीपी सिंह भी इसी फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने फटाक से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और मैदान में कूद गए। तब वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक बड़े हीरो के तौर पे देखे गए। अब आइए साल 1988 के अक्टूबर महीने में। इस साल अपने नायक जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के मौके पर गैर कांग्रेसी कई पार्टियों को मिलाकर एक नए राजनीतिक दल जनता दल का गठन किया गया। इंटरनेट पर जो सामग्री उपलब्ध है उसके मुताबिक जनता दल का गठन वीपी सिंह ने किया था, लेकिन पत्रकार संतोष सिंह ने अपनी किताब जेपी टू बीजेपी में बड़े समाजवादी नेता शरद यादव के हवाले से लिखा है कि जनता दल का गठन पूरी तरह से देवीलाल के द्वारा किया गया था, चौधरी देवीलाल के द्वारा किया गया था, और वीपी सिंह बाद में जनता दल में शामिल हुए थे। खैर, साल 1989 में हुए चुनाव के बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। इस सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री के पद पे थे जम्मू कश्मीर के बड़े नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद। अब की भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों में था, इस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही थी। वीपी सिंह के प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद ही साल 1990 में दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर स्थित बिहार राज्य को उसका नया मुख्यमंत्री मिला। इस नए मुख्यमंत्री का नाम था लालू प्रसाद यादव। तब लालू और नीतीश जनता दल का ही हिस्सा थे, एक ही साथ थे। किताबों में ऐसा दर्ज है कि लालू यादव को तब मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए नीतीश कुमार ने खूब मेहनत की थी। तब नीतीश चाहते थे कि नेतृत्व पुरानी पीढ़ी से उनकी पीढ़ी के नेताओं में ट्रांसफर हो। ऐसा हुआ भी और लालू यादव को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने अपने करीबी से कहा, एक सीढ़ी तो नीचे ले ही आए हैं ना।
खैर, यहाँ से असल खेल शुरू होने वाला है। भूमिका थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन बात जरूरी थी। सालों की बात को मिनटों में समेटना थोड़ा मुश्किल होता है, तो एक बार शॉर्ट में पूरी बात समझ लीजिए। केंद्र में वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर के बड़े नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद गृह मंत्री के पद पर थे। इस केंद्रीय सरकार को भारतीय जनता पार्टी का बाहर से समर्थन था। बिहार में जनता दल के ही एक युवा नेता लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने का आदेश दे दिया। देवीलाल के खुले विरोध और बीजेपी के अंदर की बेचैनी से निपटने के लिए वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया। छात्रों में इस फैसले की कड़ी प्रतिक्रिया हुई और कुछ छात्रों ने खुद को आग तक लगा ली। वीपी सिंह के इस फैसले के बाद बीजेपी को लगा कि हिंदू वोट बैंक जातियों में बंटने लगा है, और अगर ऐसा हुआ तो उसकी राजनीतिक जमीन सिरे से गायब हो जाएगी। लिहाजा तब भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष और फायर ब्रांड हिंदू नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने अयोध्या में राम मंदिर के नाम पर अपने हिंदू वोट बैंक को एक करने का फैसला किया। यहाँ आपको तब के एक बड़े समाजवादी नेता और बाद के समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार का हिस्सा रहे जॉर्ज फर्नांडिस का ये पुराना भाषण सुनना चाहिए। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, ये मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती, जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। ये हकीकत है और छिपाई जाती है, ये हकीकत है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस आरोप को कभी स्वीकार नहीं किया। खैर, वीपी सिंह सरकार द्वारा मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने के 1 महीने बाद ही सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए रथ यात्रा शुरू कर दी। वो सोमनाथ से चले और हजारों कार सेवकों के साथ उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचने वाले थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने साफ साफ शब्दों में आडवाणी से कह दिया था कि अगर आप ये बवाल लेकर के उत्तर प्रदेश पहुंचे, उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचे, तो आपकी खैर नहीं। आप जानते ही हैं कि केंद्र में वीपी सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से वो सरकार चल रही थी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने भी वीपी सिंह से साफ साफ कह दिया था कि अगर उनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी का रथ रोका गया या उन्हें रास्ते में किसी तरह की दिक्कत हुई, उनके रूट में किसी तरह की बाधा पहुंचाई गई, तो पार्टी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। खैर, इस कहासुनी के बीच आडवाणी का रथ बढ़ता गया। एक रूट तय था, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। आडवाणी अपने रथ के साथ बिहार की सीमा में प्रवेश कर गए। बिहार में 1 साल पहले ही एक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। तब राज्य में कांग्रेस का शासन था। मुस्लिम वोटर कांग्रेस से नाराज था। लिहाजा तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव को मौका मिला कि कांग्रेस से जो मुस्लिम नाराज हैं उन्हें समझाया जाए कि अगर आडवाणी का रथ कोई रोक सकता है तो वो लालू यादव ही रोक सकते हैं। खैर, आडवाणी अपने रथ के साथ बिहार में प्रवेश कर ही चुके थे। उन्हें और उनके साथी प्रमोद महाजन को अंदेशा तो था कि बिहार में उनके साथ कुछ न कुछ तो होगा। इधर मुख्यमंत्री लालू यादव रथ रोकने के अपने प्लान के साथ दिल्ली गए, अपने प्रधानमंत्री वीपी सिंह से मिलने, उन्हें अपने प्लान की जानकारी देने या उनसे उनका प्लान सुनने। ये साफ नहीं है, क्योंकि इस मामले पर लालू यादव की प्रमाणिक आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना में उनके हवाले से लिखा गया है। वो कुछ इस तरह से है। लालू यादव जब दिल्ली आए तो उनकी मुलाकात तब के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से हुई। तब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने लालू यादव से कहा कि आप इसे व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिए और रथ को बिहार की सीमा से बाहर निकलने दीजिए, जिसके जवाब में लालू प्रसाद ने उनसे कहा कि आप सब पर सत्ता का नशा चढ़ गया है। अब इस किस्से का मर्म समझ लीजिए। लालू यादव ये किस्सा खुद अपनी आत्मकथा में दर्ज करवा रहे हैं। इस किस्से में वो गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद से कह रहे हैं कि आप सब पर सत्ता का नशा सवार हो गया है। मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि तब के प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकने के पक्ष में नहीं थे।
अगर ऐसा नहीं होता तो वो आप सबका जिक्र नहीं करते। और यहाँ वो ये भी बताना चाहते हैं कि लालू यादव ने खुद आगे बढ़कर इस राजनीतिक घटना को पूरा किया। उन्होंने आडवाणी के रथ को अकेले अपने दम पे रोका। खैर, बिहार से निकले और देश में बड़े पत्रकार के तौर पर ख्याति पाने वाले पत्रकार शंकरसन ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी में इस घटना को लेकर एक किस्से का जिक्र किया है। बकौल शंकरसन ठाकुर, प्रधानमंत्री वीपी सिंह ही चाहते थे कि बिहार में आडवाणी का रथ लालू यादव रोकें, क्योंकि वीपी सिंह की उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से बनती नहीं थी। फिर मुलायम सिंह भी यूपी के और प्रधानमंत्री भी यूपी से थे। ऐसे में वीपी सिंह नहीं चाहते थे कि आडवाणी का रथ रोक के मुलायम मुस्लिमों के अकेले मसीहा बन जाए और दोनों एक ही राज्य से हों। लिहाजा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव को इस काम के लिए हरी झंडी दे दी। ये दूसरी कहानी है रथ रोकने के संदर्भ में। एक कहानी जो लालू यादव ने अपनी आत्मकथा में बताई, एक जो शंकरसन ठाकुर पत्रकार अपनी किताब में लिख रहे हैं। अब देखिए, एक ही घटना को लेकर दो अलग अलग किताबों में दो अलग अलग किस्से दर्ज हैं। अब चाहे वीपी सिंह की सहमति से हो या उनकी सहमति के बिना हो, बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव ने तय कर लिया कि वो राज्य की सीमा से बाहर आडवाणी के रथ को नहीं जाने देंगे। यहाँ एक तथ्य और जान लीजिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह और लालू यादव ने ये जो प्लान था रथ रोकने का, उसके बारे में मुलायम सिंह को जानकारी नहीं लगने दी। बकौल लालू यादव आडवाणी को सासाराम में गिरफ्तार करने का प्लान था, लेकिन प्लान लीक हो गया और बीजेपी नेताओं ने रथ का रूट ही बदल दिया। वहीं पत्रकार संतोष सिंह की किताब के मुताबिक मुख्यमंत्री आडवाणी को धनबाद में हथकड़ी पहनाना चाह रहे थे, लेकिन तब शहर का कमान आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्लाह के हाथों में थी। वो शहर के डिप्टी कमिश्नर थे। ऐसे में अगर यहाँ आडवाणी को गिरफ्तार किया जाता तो अफजल अमानुल्लाह के आदेश पर ही होता, और राज्य सरकार को लगा कि कहीं एक मुस्लिम आईएएस अधिकारी के आदेश पर अगर आडवाणी की गिरफ्तारी हुई तो राज्य में सांप्रदायिक हिंसा फैल सकती है। इसलिए धनबाद में गिरफ्तारी का प्लान भी कैंसिल कर दिया गया। इस बीच अपनी गिरफ्तारी या कुछ तो होगा का अंदेशा लिए आडवाणी बिहार की राजधानी में पहुंच गए। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तब आडवाणी का स्वागत भी हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री अभी भी अपना दांव चलने के मूड में नहीं थे। एक तरफ पार्टी के सह पर हाजीपुर में जनता दल के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने रथ यात्रा का विरोध शुरू किया, तोड़फोड़ शुरू की। वहीं मुख्यमंत्री ने एक आईपीएस अधिकारी को पटना से हाजीपुर यह कहकर भेजा कि आप जाइए और वहां देखिए कि रथ यात्रा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, आडवाणी जी को कोई समस्या न हो और कानून व्यवस्था की कोई समस्या न हो। जब आडवाणी देर रात समस्तीपुर के सर्किट हाउस में अपने कमरे में आराम करने जा रहे थे तो उन्होंने अपने साथी और पार्टी नेता प्रमोद महाजन से कहा कि मुझे तभी जगाया जाए जब कोई सरकारी अधिकारी मुझे खोजता हुआ आए। आडवाणी की कही इस बात से सहज अंदाजा हो जाता है कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी का यहाँ तक आते आते पक्का अंदेशा हो गया था। आडवाणी का ये अंदेशा सही साबित हुआ। 22 और 23 अक्टूबर की आधी रात को मुख्यमंत्री के आदेश पर राज्य सरकार के 2 अधिकारी आडवाणी को खोजते हुए पहुंचे। अधिकारियों ने आडवाणी को जगाया, उन्हें गिरफ्तारी का वारंट दिखाया और साथ चलने का अनुरोध किया। तब आडवाणी भी बिना हील हुज्जत के साथ चलने को तैयार हो गए। हालांकि उन्होंने अधिकारियों से एक पत्र लिखने भर का समय मांगा। समस्तीपुर के उसी गेस्ट हाउस से आडवाणी ने तब के राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही। ये तो होना ही था गुरु। आडवाणी ने अपनी ये चिट्ठी पार्टी के सचिव कैलाशपति मिश्र को सौंप दी। गिरफ्तार आडवाणी को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हेलीकॉप्टर से पहले दुमका फिर बिहार बंगाल की सीमा के पास स्थित मासानजोर गेस्ट हाउस में ले जाया गया। आडवाणी के रथ को बिहार में रोक के लालू यादव एक ही झटके में उत्तर प्रदेश के अपने साथी मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, पार्टी के अपने दूसरे साथी जैसे नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री वीपी सिंह, इन सब से आगे निकल गए। बाद के सालों में लालू यादव बार बार हर मौके पे राज्य के मुस्लिम मतदाताओं को किसी न किसी बहाने ये याद दिलाते रहे कि उन्होंने आडवाणी जी के रथ को बिहार में कैसे रोका था। पूछिए आडवाणी जी से। आडवाणी जी को गिरफ्तार किया तो ड्यू रेस्पेक्ट दिया, मसान जोड़ के कलकत्ता गेस्ट हाउस में रखा और हेलीकॉप्टर से भेजवा, टहलने का इंतजाम किया और टेलीफोन से बात करते रहे कि सर कोई दिक्कत होगा तो हमको बताइएगा, कोई तकलीफ होगा बताइएगा, हमारी मजबूरी है कि चूंकि आप जा रहे हैं बाबरी मस्जिद पर हमला करने, समझ जाइए सब काम। पूछिए। और फिर इनका बेटी हमारी बहन है, नमाज गए
हम बोला उनको भी हम भेजा कि जाओ आओ जाओ। यहाँ कहानी का एक हिस्सा पूरा हुआ। अब यहाँ रुक के मुझे आपसे और खुद से भी एक सवाल पूछने का मन कर रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 मुख्य किरदार रहे, लालू यादव, लाल कृष्ण आडवाणी और वीपी सिंह। आप देखेंगे तो इनमें से किसी का भी इस पूरे घटनाक्रम में कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। लालू यादव अब हर मंच से आडवाणी की गिरफ्तारी का जिक्र करने लगे थे। उनका कद धीरे धीरे नहीं तेजी से बढ़ रहा था। वो खुद भी खुद को बिहार का राजा समझने लगे थे, लिहाजा पुराने साथियों को दिक्कत होने लगी थी। कभी लालू यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने वाले नीतीश कुमार अब उन्हें चैलेंज करने के मूड में थे। बिहार एक और बदलाव के लिए तैयार हो रहा था। साल 1992 महीना दिसंबर का नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री लालू यादव के नाम एक पत्र लिखा। इस पत्र से ये साफ हो गया कि नीतीश और लालू के रास्ते अब अलग होने वाले हैं। इसी पत्र से यह भी साफ हो गया कि नीतीश सहित पार्टी के कुछ दूसरे नेताओं को मुख्यमंत्री के व्यवहार और उनके आसपास मौजूद लोगों से गंभीर शिकायतें हैं। और इसी पत्र में नीतीश ने लालू पे आरोप लगाया कि आप आडवाणी के रथ को रोकने का सारा श्रेय, सारा क्रेडिट खुद ही लेते रहे, जबकि नीतीश कुमार सहित दूसरे नेता रात रात भर जग कर इस गिरफ्तारी का प्लान बना रहे थे। ये नीतीश कुमार अपने पत्र में कह रहे हैं। वो पत्र आप स्क्रीन पे देखिए, खुद पढ़िए। इस पत्र को बिहार के एक और बड़े पत्रकार श्रीकांत जी ने अपनी किताब बिहार चिट्ठियों की राजनीति में संकलित किया है। मौका लगे तो ये किताब और इसी के साथ दूसरी वो किताबें जिसका जिक्र मैंने वीडियो में किया है मंगवाइएगा, पढ़िएगा। पता नहीं ये वीडियो कितना लंबा हो गया, लेकिन अगर अभी तक आप साथ बने हुए हैं तो मैं मानता हूं कि अपनी मेहनत कुछ हद तक सार्थक हुई है। अब आखिर में 2 बात अपने बारे में। हमारा नाम विकास कुमार है, पेशे से पत्रकार हैं। पिछले 13 सालों से अलग अलग मीडिया संस्थानों के मंच पे अलग अलग कहानियां कहते रहे हैं। कभी इस तरह की कहानियां जो किताबों से निकलती है, कभी ज़मीन पर जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट्स, कभी विश्लेषण और बाकी कुछ। अब अपना यूट्यूब चैनल बनाया है गुरु, और यहीं कुछ कुछ कहने का मन बना रहे हैं, ऐसी कहानियां भी और ग्राउंड वाली भी। तो आपके सलाह और साथ की पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इनाम के तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अपने दोस्तों के साथ अपने अलग अलग ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए, ताकि अगली कहानी को बनाने लायक उत्साह जुटा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।